नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी को कब मिलेंगे 69,000 गुणी शिक्षक और शिक्षकों की भर्ती का लॉकडाउन कब तक चलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भर्ती की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। आज से ही काउंसलिंग शुरू हुई थी और आज ही कोर्ट का स्टे लग गया। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अभ्यर्थियों की आपत्तियों को सरकार यूजीसी को भेजेगी और इसके बाद यूजीसी आपत्तियों को देखेगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होनी है, लेकिन न्यूज 18 से खास बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील करेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भर्तियों में घोटाले का आरोप सरकार के ऊपर चस्पा कर दिया है। सवाल यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कब तक कटघरे में खड़ी रहेगी और शिक्षकों की भर्ती पर कब तक यह किचकिच चलती रहेगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। 8 मई 2020 को जारी हुई आंसर शीट के 4 प्रश्नों को लेकर दाखिल हुई थी कई याचिकाएं। आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने उन याचिकाओं पर सुनाया फैसला। याचिकाकर्ताओं को दिया आदेश कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखें अपना पक्ष। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि उत्तरों का परीक्षण यूजीसी से करवाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। न्यायालय ने कह दिया था कि हम कल सुनाएंगे अपना फैसला, तो सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? तो सरकार कहीं न कहीं इस भर्ती में घपला कर रही थी, इसलिए न्यायालय की भी नहीं सुन रही है। अब एक बार मेरिट में जो आ गया है, जिसने अपने आप को देख लिया है कि वो टीचर हो गया है, अब जब आंसर शीट ठीक होगी, 1-2 नंबर बदलेंगे तो पूरी मेरिट बदलेगी। जब पूरी मेरिट बदलेगी तो फिर सबके लिए एक चुनौती होगी। सरकार चाहती तो अर्थता जता सकती थी कि लॉकडाउन चल रहा कैसे भर्ती करें, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारी मंशा थी कि एक तरफ हमको स्कूलों को शिक्षक मिल सकें, योग्य शिक्षक मिल सकें जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। दूसरी तरफ 69,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो 69,000 परिवारों की व्यवस्था होगी। तो हम बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों को अधिकार है, कहीं कोई असंतुष्ट होता है तो न्यायालय जा सकता है। लोग और इस पूरे मसले में कब कब क्या हुआ, कैसे अड़ंगा लगता चला गया, वो भी हम आपको समझाते हैं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आज का अपडेट है। विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर बताएं, यह भी कहा है हाईकोर्ट ने। राज्य सरकार के समक्ष अभ्यर्थी अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करें। इसके बाद आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी। अभ्यर्थियों की आपत्तियों को यूजीसी अब देखेगा। अगली सुनवाई 12 जुलाई को तय की गई है। यह आज का अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। लेकिन न्यूज 18 से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील करेगी। आज से ही काउंसलिंग भी शुरू हुई थी और आज ही हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। उनके साथ 2 अभ्यर्थी हैं, पंकज और विनय। ऋषभ, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जल्दी जल्दी समझा दीजिए कि कैसे अटक गई है भर्ती। अमित, देखिए, सबसे पहला विवाद जो चल रहा था कट ऑफ को लेकर के सरकार जीत गई। सरकार ने जो व्यवस्था लागू की थी उसके ऊपर हाईकोर्ट डबल बेंच ने मोहर लगा दी और यह प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी। सरकार ने तुरंत आंसर शीट रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन 8 मई 2020 को जब आंसर शीट जारी की गई है तो उसमें 4 प्रश्न ऐसे थे जिसको लेकर तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई कि ये प्रश्न विवादित हैं, इनके उत्तर गलत हैं, इनके जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। अब उधर सरकार ने अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी थी। काउंसलिंग आज से शुरू भी हो गई थी, लेकिन इसी दौरान आज सिंगल बेंच का फैसला आ जाता है और उस फैसले में यह साफ कर दिया जाता है कि अब
ये अभ्यर्थी सरकार के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और सरकार उनकी आपत्तियों का क्लियरेंस लेगी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, और 12 जुलाई की आगे की डेट फिक्स कर दी। हालांकि सरकार के पास ऑप्शन हो, जैसा बेसिक शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 से कहा भी है कि वो डबल बेंच में जाएंगे। तो कुछ हमारे साथ वो अभ्यर्थी हैं जो इसमें सफल हुए हैं। ठीक है ऋषभ, जाइएगा उनके पास, जाइएगा हम उनके पास जाइएगा। वो पहले मैं हीरो वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। हीरो वाजपेयी जी, सर तारीख पर तारीख छात्रों को शिक्षक कब मिलेंगे सर? बीते 1.5 साल से आपकी वैकेंसी कोर्ट और कचहरी का चक्कर काट रही है। नहीं देखिए, हम तो अब जल्दी से जल्दी कर रहे थे, लॉकडाउन भी चल रहा था, उसके बाद भी कर रहे थे। जो उसमें आपत्ति, उसके लिए हाई कोर्ट गए, वहाँ से निर्णय मिला, निर्णय के बाद काम शुरू कर दिया, काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन आप जिस पक्ष का भी अगर कोई परेशानी है और वो अगर न्यायालय के जाता है तो आप रोक नहीं सकते, और न्यायालय जो निर्णय करता है वो सब पर प्रभावी है, उस पर आप कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि न्यायालय के आदेश की पूरी प्रति मिलने के बाद, जैसा कि हमारे मंत्री ने कहा है, हम डबल बेंच के सामने अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 59,000 लोगों को रोजगार मिल सके, 59,000 परिवारों को भला हो सके। सर ऐसे तो यूपी में कोई नियुक्ति हो ही नहीं पाएगी। थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या हुआ, जिसके बाद आप समझ पाएंगे और आपके लिए जवाब देना भी आसान हो पाएगा। सर दिसंबर 2018 में आपने भर्ती निकाली, 6 जनवरी को 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी सर। 1 दिन बाद कट ऑफ की घोषणा हुई। सामान्य वर्ग के लिए आपने 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ आपने तय किया। उसके बाद इससे पहले जब आपने 68,500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा करवाई थी, तब आपने कट ऑफ 40 और 45% तय किया था। यहीं से विवाद शुरू होता है। अभ्यर्थी यहीं से 2 गुट में बढ़ जाते हैं। एक शिक्षा मित्रों का गुट हो जाता है, एक बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का गुट हो जाता है। शिक्षा मित्र कहते हैं कि 60 और 65% का कट ऑफ क्यों तय किया गया, जबकि आपने पहली बार 40 और 45% का तय किया था। उसके बाद 11 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंच जाते हैं। सरकार वहां हार जाती है, आपको वहां पर हार का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट यह कह देता है कि अब आप कट ऑफ पहले वाली परीक्षा की तरह 40 और 45% तय करिए। ऐसा ही हुआ था ना सर? इसके बाद 22 मई 2019 को सरकार डिवीजन बेंच चली गई, जैसा कि इस बार फिर आप जाने के लिए कह रहे हैं। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी भी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ कोर्ट चले गए। उसके बाद 6 मई 2020 को लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया और इस बार आपको जीत मिली। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लीजिए। 12 मई 2020 को आपने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 1,46,060 अभ्यर्थी पास हो गए। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए। फैसले को निरस्त करने की उन लोगों ने मांग की और इधर आप लोग आगे बढ़ते रहे। 17 मई 2020 को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आप लोगों ने बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी कर दी। 18 मई से 26 मई तक आप लोगों ने आवेदन मांग लिए। विज्ञप्ति में 6 जून तक नियुक्ति पत्र जारी करने की आप लोगों ने बात भी कह दी और उसके बाद मामला एक बार फिर से कोर्ट में अटक गया। तो मिला क्या सर? नील लपेटे सन्नाटा। नहीं, इसमें क्या, देखिए प्रक्रिया है, सरकार ने अपनी प्रक्रिया, अपना काम पूरी तत्परता से किया और पूरी शिद्दत से उसमें लगे रहे। और जो चीज हमारे पास विवाद की थी उसके लिए कोर्ट गए, कोर्ट ने जो निर्णय किया उसको हमने प्रभावी माना, उसके अनुसार काम किया। अब फिर न्यायालय के सामने मामला लंबित है। न्यायालय ने जो कहा है, आदेश की पूरी प्रति मिलते ही हम फिर डबल बेंच में जाएंगे। न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है और न्यायालय का सम्मान सबको करना पड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अभ्यर्थी हो। जो भी जिसको लगता है कि कुछ अन्याय हो रहा है वो न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सब पर बाध्य होगा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, सुनील साजन ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ घपला घोटाला हो रहा है। सर कोई आधार है इसके पीछे या सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आपको याद हो तो ये कहा था इलेक्शन के वक्त कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 70 लाख। और जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है, हमेशा से लगातार विवादित भर्तियां हो रही हैं और भर्तियां हो ही नहीं पा रही हैं। ऐसी हर भर्तियों में विवाद खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंशा ठीक नहीं है। ये चूंकि रोजगार देना नहीं चाहते। अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कोर्ट सर्वोपरि है, बिल्कुल कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप कि लोगों को कोर्ट जाना पड़े? कोर्ट के चक्कर काटते काटते आपके 5 साल तो गुजर जाएंगे, क्योंकि आपको तो सरकार में आना नहीं है, सरकार बच्चों के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन बच्चों का तो रोजगार चला जाएगा ना, उनकी तो नौकरी जा रही है ना लगातार। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो आपकी, जिस वजह से हमारे जो स्टूडेंट है जो एग्जाम देते हैं वो बेचारे सफर कर रहे हैं, लगातार सफर कर रहे हैं। आप ऐसा ओवरलैपिंग क्यों करा रहे हैं?
आप इस तरह की प्रक्रिया पे क्यों आप विश्वास रखते हो, जो प्रक्रिया जटिल हो जाए, जिसकी वजह से उलझ जाए और उनका रिजल्ट निकले, और रिजल्ट निकले ना निकले बराबर हो जाए। इसलिए आप इतना जटिल क्यों बनाने की कोशिश करते हो कि कोर्ट पे भी आपको यकीन नहीं होता। कोर्ट भी कहता है कि भैया आप अपना राज्य सरकार के अपील करो और उनको लिख के दो, लेकिन यूजीसी इसको देखेगी। इसके मतलब कि कोर्ट को आपकी नियत पे यकीन नहीं है। आपकी जो सरकार जो काम कर रही है, जो सरकार जो पेपर देख रही है, उस पे नियत, आपकी नियत पे क्वेश्चन उठाया है कोर्ट ने कि यूजीसी इसको देखेगी, उस पेपर को यूजीसी देखेगी, यूजीसी क्लियरेंस देगी, तब रिजल्ट के बारे में तब वो वहां सुनेंगे कोर्ट में। इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में कोर्ट को भी यकीन नहीं है। तो इसके मतलब कि आपकी नियत ठीक नहीं है। आप लोगों को रोजगार या भर्ती टीचर बनाना नहीं चाहते। 1 साल के लिए वैसे ही आपने रोक लगा दी है कोरोना काल में कि 1 साल तक आप भर्ती नहीं करेंगे। तो आप बताइए कि 70 लाख का जो भर्ती का वादा था वो तो 1 लाख पे भी नहीं हो पाया आपका। तो इसके मतलब कि सिर्फ जुमले ही तो फेंकते हो ना आप हमेशा, कभी मेक इन इंडिया, कभी डिजिटल इंडिया, कभी लोकल फॉर वोकल, कभी आत्मनिर्भर, कभी नया भारत, कभी पुराना भारत, कभी अगला भारत। सुनील साजन ने कह रहे हैं कि इसमें घपला घोटाला हुआ है, तो क्या इसके पीछे कोई आधार है? ये सिर्फ बतौर विपक्ष आप लोग इस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए लगा दिया गफला। अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ, मेरी बात मैंने पूरा क्लियर बोल दिया। गफला है, बात आप समझ में नहीं बोला है कि आप इसके क्वेश्चन का इसका जवाब सरकार दे, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन उसको चेक करेगा कौन? यूजीसी। इसके मतलब सरकार को आपके गफला, सरकार कोर्ट को गफला लग रहा है तभी तो। अगर गफला नहीं होता, हीरो वाजपेयी जी आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ऋषभ मिश्रा के पास जाऊंगा, ओबीसी की जो कि आज का करता है। आपने भाई क्यों ओवरलैपिंग किया आपने? ठीक है, भदौरिया जी जवाब ले लीजिए। मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि जो 4 सवाल और बताए गए कि उसमें जो आंसर दिए गए थे, जहां तक मुझे ज्ञान है, उसमें कहा गया कि उनमें प्रॉपर नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी बात सरकार के सामने रखिए और जो 4 सवालों की बात है वो निष्पक्ष तौर से यूजीसी बता देगा कि सही थे कि गलत थे। इसमें ऐसी कौन सी बात कोर्ट ने कह दी है जो अनुराग जी को परेशान कर रही है? खाली अपनी बात कहना कि घोटाला है, ये तो विपक्ष का एक जुमला है और विपक्ष अपनी उस बात पर रहेगा। आप इनसे कुछ भी पूछेंगे, ये घोटाले वाली सरकार के प्रवक्ता हैं, इनको घोटाला ही नजर आता है सब जगह। ये सिर्फ घोटाले वाली सरकार है, घोटाला कर रही है, दूसरों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। अरे आपके घोटाले खुल चुके हैं अनुराग जी, आपको जनता ने पैदल कर दिया, उसके बाद भी आपको घोटाला ही दिखता दिन रात। अरे एमआरसी में आपने गफला किया, आप भी दिन जानते रात हो, आपको घोटाला दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। की है एमआरसी में, ओवरलैपिंग की है, आप जानते हो। कुछ नहीं, हीरो वाजपेयी जी और अनुराग भदौरिया जी, ये डिबेट सिर्फ एसपी वर्सेस बीजेपी नहीं है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो अटकी है, उनके भविष्य का सवाल है सर। थोड़ा गंभीर होकर सब लोग जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। ऋषभ मैं आपके पास आऊंगा, पंकज और विनय से पूछिए कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आ गई थी और उसके बाद से विवाद शुरू होता चला गया, तो बोहनी गड़बड़ हो गई थी क्या? जी अमित, आपको ऐसा नहीं लगता है कि परीक्षा से एक दिन पहले जब पेपर आउट हुआ था तो जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत ही इस भर्ती की कुछ गड़बड़ हो गई थी और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं अवरोध आते जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर ये कह रहे थे कि हम भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना चाहते हैं, और जबकि जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 180/2019 जयसिंह यादव की हमारी अपील थी। मैं भी सरकार के साथ खड़ा हुआ था जब जियो आया, तो हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा भी चयन सीतापुर में कल लखीमपुर में कल काउंसलिंग लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं दोपहर में हमें पता चला कोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे दे दिया, 4 क्वेश्चनों पे विवाद है, तो ये तो विवाद निस्तारित करना हम बच्चों का काम नहीं है। सरकार को ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए था जिससे हम लोगों को परेशानी हो सके। बहुत सारे बच्चों को बच्चे फोन कर रहे थे, सर काउंसलिंग सेंटर पे हैं, हम लोग क्या करें, डॉक्यूमेंट जमा करें या ना करें। कुल मिला जुला के मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो समस्या पैदा हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई नाकामी जरूर रही है, जिससे बच्चे आज सफर कर रहे हैं। और एक बच्चा गाजियाबाद से लखीमपुर खीरी या महाराजगंज काउंसलिंग करा रहा हो, रात में कैसे कल आया, कल परसों ही लिस्ट पब्लिश हुई है, इससे बच्चों को बहुत बड़ी समस्या हुई है। और सरकार को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए था जिससे बच्चों को समस्या हो सके। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार जो है सरकार जितनी भी कमियां हैं वो दूर करे और हम लोगों को प्राथमिक शिक्षा में जल्द से जल्द नियुक्ति दे। और हम लोग कभी ये नहीं चाहते हैं जैसे बीएड किए, टेट किए, सुपर टेट किए, हमारा कभी ये स्टैंड नहीं रहा कि हम लोग कोर्ट जाएं। मजबूरी बस हम लोग कोर्ट जाना पड़ रहा है। हमें ऐसी कोई डिग्री नहीं ली है कि हम कोर्ट जाएं या वकील बने। अगर हमें वकालत करनी होती तो हम क्यों ना एलएलबी करते। मैं 2 साल से कोर्ट लड़ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कोर्ट जाके पैरवी करूंगा। आज ये फिर स्थिति आ गई है, जैसे 12 जुलाई को केस लगा है, यूजीसी अपनी रिपोर्ट देगी,
क्या सरकार ने जो एविडेंस दिए थे वो क्या मतलब एविडेंस इतने मजबूत नहीं थे कि मतलब जो सिंगल बेंच का जजमेंट जो है जज एक स्टे दे देता है कि ये भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाई जाए। इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं और पूरे प्रदेश के बच्चे भी बहुत आहत हुए हैं। हम लोग चाहते थे कि जैसा जानते थे 6 तारीख को हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, हम लोग बेसिक शिक्षा में जाएंगे और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे जिससे कि बच्चे जो हैं एक उनका बेसिक स्ट्रांग हो सके। हम लोग जो है 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, अब मैं क्या कहूँ, हम लोग खुद ही आहत हैं। अमित, देखिए जो जयसिंह कह रहे थे, इसके अलावा एक और भी मामला है जो अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे, मेरिट लिस्ट की ओवरलैपिंग का मामला है, जो कल परसों में ऐसा पता चल रहा है कि कुछ अभ्यर्थी फिर उस मामले को भी कोर्ट में ले जा सकते हैं। ये भी हम इनसे जान लेते हैं कि ओवरलैपिंग का क्या मामला है मेरिट की। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग में अभी हाल ही में एक ऑर्डर आया है, एमआरसी ऑर्डर। उस एमआरसी ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करा दिया गया है, जिससे कि हम जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे वो बिल्कुल ही चयनित नहीं हो पाए और अनारक्षित वर्ग के जितने भी लोग थे उसमें अपना चयन सुनिश्चित कर सके हैं। जनरल की कट ऑफ करीब 67.10 के आसपास और ओबीसी की कट ऑफ 66.73। मैं तो समझ लीजिए एक तरीके से बाउंड्री पे अटका हूं। अगर ये 3-4 क्वेश्चन घटे बढ़े तो मैं वहां से बाहर हो जाऊंगा। समझ लीजिए इतना बड़ा डिफरेंस, बड़ा घोटाला एक तरीके से कह सकते हैं कि एमआरसी के नाम पर इन्होंने किया है कि सामान्य वर्ग की अगर 38,000 करीब लोग पास हुए थे, 34,000 सीटें थी, बताइए उसमें कम से कम 25,000 तक जनरल चला गया। ओबीसी SC ST को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा मजबूरन ये कोर्ट लिस्ट सुधारी नहीं करी यहाँ पर तो हमको लग रहा है मजबूरन लोग कोर्ट जाएंगे और यहाँ पर भी विवाद होना ऋषभ मुश्किल है। याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देना चाहता हूं, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। ऋषभ मिश्रा जी, वाकई में आप लोगों को आपत्ति है भर्ती प्रक्रिया पर? इसमें आप लोगों को कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है या फिर सारा खेल अटकाने भटकाने और लटकाने का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लटकाने अटकाने भटकाने का कोई खेल नहीं है। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न थे, जो विवादित प्रश्न थे, उनपे बहुत पहले जब पहली आंसर की जारी हुई थी परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा, तो उन जो प्रश्न थे जिनपे संशय था उन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। वो आपत्तियां माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन भविष्य को अपने बचाने के लिए हमें मजबूरन माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग यदि इन प्रश्नों पे हमको नंबर नहीं मिले, जिसके कारण हम लोग काउंसिलिंग से बाहर हुए। तो मैं यही चाहता हूं कि इस पे जो भी है माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके आधार पे इन प्रश्नों का चयन किया जाए, इन प्रश्नों पे नंबर दिए जाए। लेकिन परीक्षा नियामक कमेटी ने तो सिर्फ 3 ही प्रश्नों को माना है जिसमें कुछ त्रुटियां हैं। जी, माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण को अवगत कराया जाए कि लगभग आपत्तियों की संख्या बहुत ढेर सारी थी। इसके बारे में उनको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। जब आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा, तो उसमें इन प्रश्नों पे, जिन प्रश्नों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जैसे उन प्रश्नों पर ढेर सारी आपत्तियां दी गई। कोई एक आध प्रश्न आप बताइए जिससे आपको लग रहा हो, जिससे आप जस्टिफाई कर पाए कि सवाल गलत था, इसका जवाब गलत था या फिर ये प्रश्न पत्र गलत था। जी, मैं सर्वप्रथम जो बहुत चर्चित प्रश्न है, नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे, संपादक थे, माननीय गोरखनाथ जी की बात की जा रही है। जो प्रवर्तक थे, संपादक थे, माननीय गोरखनाथ जी की बात की जा रही है। मैं उन्हीं की बात करता हूं। उस प्रश्न पे इन्होंने मछेंद्रनाथ के ऑप्शन को माना है। उन्होंने मछेंद्रनाथ के जो ऑप्शन माने, 2013 का टीजीटी प्रश्न उठा के देख लीजिए, उन्होंने उस प्रश्न पत्र में ये गोरखनाथ जी को माना है। और वीरू वाजपेयी जी, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में इनके द्वारा सर ऐसे सवाल क्यों बना दिए जिसका जवाब ही गलत था? सर शुरुआत ही गड़बड़ होती चली गई। देखिए, कोर्ट के निर्णय आदेश की प्रति मिलने दीजिए। जो इन्होंने आपत्तियां अपनी बताई हैं, उस आपत्तियों को देखिए अध्ययन करने के बाद उसके बाद ही कोई निर्णय किया जा सकता है। अदालत ने जो आदेश दिया है उसको पूरा विस्तृत देखना पड़ेगा। एक आदेश की प्रति आपको मिल जाएगी सर, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि रास्ता साफ हो जाएगा? सर अदालत के आदेश वीरू वाजपेयी जी के बाद आगे की कार्रवाई वीरू वाजपेयी जी कि हम डबल बेंच में जाएंगे। वीरू वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूँ, भदौरिया जी आ रहा हूँ आपके पास। वीरू वाजपेयी जी, आपको मालूम होगा सर कि शिक्षा मित्र जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कट ऑफ के खिलाफ,
उसकी सुनवाई भी 14 जुलाई को होनी है सर। मान लीजिए 12 जुलाई को स्टे हट भी गया, 14 जुलाई को उधर से कोई आदेश आ गया तो फिर मामला लटक जाएगा सर, फिर क्या करिएगा? देखिए, हर आदमी के, हर व्यक्ति के अपने हित हैं और हर व्यक्ति को अपने हित के लिए न्यायालय के सामने जाने का अधिकार है। उसको मैं, आप, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार रोक नहीं सकते। तो और न्यायालय सर्वोच्च सर, कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा सर। सरकार पर सर, मुझे बहुत पीछे का नहीं पता, 2005 से मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो बगैर विवादों के वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है सर। ऐसा होता ही नहीं कि विवाद ना हो और नियुक्ति हो जाए। भदौरिया जी, ऐसा क्यों है सर? किसी भी वैकेंसी में यूपी में कोई भी वैकेंसी आती है तो बवाल खड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। क्यों है सर ऐसा? सरकार किसी की भी रही हो, आप ये मत कहिएगा कि सिर्फ मौजूदा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मैं 2005 से लगातार देख रहा हूं सर। जब से आपने, नहीं सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं ना, फिर आप टोकिएगा। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है, तब से आपने देखा होगा सिर्फ विवादित और विवादित भर्तियां हो रही है। सिर्फ एक बार नहीं, ये बड़ा डंका पीटते थे, हम आएंगे, नकल वकल ये वो। जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पेपर आउट हो जाता है। 2005 से आप एक भी वैकेंसी बताइए पेपर आउट हो गया, देश में विवाद ना हुआ, जो मामला कोर्ट ना गया। आज इनकी हालत, आप भी सरकार में थे ना सर, तब बनाते हैं, गलत क्वेश्चन बना देंगे तो सोचिए उसका आंसर सही कैसे हो सकता है। जो सरकार गलत क्वेश्चन बना रही हो, वो सरकार पे आप यकीन क्या कर सकते हो? इसके मतलब सरकार की नियत ही गलत है, सरकार में बैठे हुए लोग गलत हैं, सरकार का चयन गलत है। सरकार एक चीज अच्छा करती है, सरकार समाज को तोड़ने का काम बहुत ज्यादा करती है, उसमें ध्यान देती है। जब समाज को तोड़ने पे ध्यान दोगे तो समाज को बनाने की तरफ तो आपका ध्यान होगा ही नहीं। और तो रोजगार दोगे कहां से? आप बताइए कैसे लोग अपने पॉइंट के जो क्वेश्चन बना रहे हैं जिसका आंसर ही गलत हो। इसके मतलब कि आपके पास नॉन सीरियस लोग हैं जो सीरियस है ही नहीं। आपने 11 टीम बनाई है, क्या फुटबॉल खेलने के लिए 11 टीम बनाई है या क्रिकेट खेलने के लिए टीम 11 बनाई है? काम करने के लिए बनाई है ना। तो काम करने के बजाय क्या ऐसे टीम को अपॉइंट करने के लिए क्वेश्चन ही गलत बनाएगा, उसके बाद कोर्ट में जाके बच्चे लटक जाए, फिर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लटक जाए, फिर यूजीसी देगा तो बेचारा पूरा चक्कर काटता रहेगा। इसके मतलब कि आप 5 साल तक सिर्फ यूथ को चक्कर कटवाएंगे, रोजगार नहीं देंगे। 70 लाख का जो रोजगार था वो सबसे बड़ा जुमला आपका साबित हुआ। यही आप बनाना चाहते थे नया भारत, कि आप हम आएंगे 5 साल में 70 लाख का जुमला देंगे कि 70 लाख लोग बच्चों को नौकरियां देंगे और देंगे 1 लाख को भी नहीं। खाली हम सबको उलझाए रहेंगे, कभी गलत क्वेश्चन बना देंगे, कभी डेट गलत कर देंगे, कभी एमआरसी कर देंगे, कभी ओवरलैपिंग करके इधर का उधर कर देंगे। आपने वही कहा जो आपने तय किया था। मेरा सवाल ये था कि दिक्कत उत्तर प्रदेश में है क्यों? जब आप सत्ता में थे सर, जब आप सत्ता में थे तब भी ये दिक्कत थी, ऐसा नहीं है। लगातार कोई भी वैकेंसी निकलती है तो विवादों में फंस जाती है। ऋषभ, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे जल्दी से एक सवाल कर लीजिए कि ऐसा क्यों है? एक पक्ष नहीं जाता तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाता है, लेकिन मामला आखिरकार कोर्ट जाता ही जाता है। जल्दी से ऋषभ, उसके बाद खत्म करना। बेईमानी से दी थी, वो जेल गए सब। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हर भर्ती जो उत्तर प्रदेश की है वो अदालत से होकर ही पूरी क्यों होती है? क्यों भर्तियां अदालत तक पहुंच जाती, कहां खामी रहती है, किस स्टेज पर? सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रहती हैं जो बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण रहती हैं। अगर सरकार की नीतियां एकदम साफ हों तो कोई भी भर्ती जो है कोर्ट नहीं जाएगी। जैसे कि मैं इस भर्ती के बारे में बात करता हूं, सरकार की जब अपील 29 मई को आई थी और सरकार उसके बाद गड़बड़ होती है, 29 मई को मामला लटक जाता है, अटक जाता है, भटक जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इन शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, उसका रास्ता निकलना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए और जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।